नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव तक। आज के चर्चा में हमारे पास गेस्ट है हमारे साथ शिवाजी सरकार, आईएमसी प्रोफेसर, विनोद सिंह जो हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, रिटायर्ड आईआरएस, और रामधनी सिंह द्विवेदी जी, सीनियर जर्नलिस्ट। तो सर, आज दिल्ली इलेक्शन पर जो कल बेसिकली इलेक्शन होना है, और आचार संहिता लग चुकी है पहले ही, और जितने भी प्रचार से रिलेटेड चीजें हैं ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं। तो हम पहला टेक इसके ऊपर लेते हैं रामधनी सर से। सर, आपकी आवाज नहीं, आप म्यूट है। अब आई क्या? हाँ सर। जी। अब आई। हाँ जी हाँ। जी, आवाज है तो क्लियर। वहीं से म्यूट रहे होंगे, मैं तो अनम्यूट था। फिर शुरू करेंगे क्या? जी सर, जो कल इलेक्शन, और दिल्ली में इलेक्शन है, उसके ऊपर आपकी राय, क्या प्रतिक्रिया? जी, दिल्ली इलेक्शन की पूरी तैयारी हो गई है। और कल तय होगा कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनती है। कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं और लगभग 1.5 करोड़, 1 करोड़ 57 लाख मतदाता हैं। ये तय करेंगे कि 70 सीटों में से किसको कितना देते हैं, और वही अगले 5 साल तक के लिए दिल्ली की व्यवस्था देखेंगे। पिछले 3 टर्म से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, और 8 फरवरी को शाम तक या दोपहर तक ही तय हो जाएगा कि इस बार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, किस पार्टी की सत्ता आने जा रही है। इस बार का चुनाव थोड़ा फंसा हुआ है। पिछले 2 चुनाव, 3 चुनाव आम आदमी पार्टी ने बहुत बम्पर जीत से सरकार बनाई थी। 2020 वाले चुनाव में तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। उनकी 62 सीटें जीती थी और भाजपा की 8 सीटें थी। इसके पहले 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी, भाजपा की 3 थी। कांग्रेस बहुत ही दयनीय स्थिति में रही, खाता नहीं खोल पा रही। जैसा कि अभी तक का चुनाव प्रचार हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं, इस बार यह कह पाना कि कौन जीतेगा या किसकी पूर्ण बहुमत किस पार्टी को मिलेगी, ये कठिन लग रहा है। यद्यपि आम आदमी पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी की थोड़ी सी मार सहनी पड़ रही है, लेकिन मुख्य जो संघर्ष है वह आम आदमी पार्टी और भाजपा में है। कांग्रेस भी लड़ रही है, लेकिन अभी तक उसकी बहुत उम्मीद नहीं की जा रही है कि वो कुछ अच्छा कर पाएगी। उसके नेता लोग, केंद्रीय नेता लोग लगे हुए हैं चुनाव में, लेकिन अभी तक बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यद्यपि संदीप दीक्षित जी का कहना है कि पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और इस बार हम बहुत अच्छा करें। अब हम ये देखें कि ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं। दिल्ली के मुद्दे कोई नए नहीं, जो मुद्दे पहले थे वही अब भी है। और उनमें सबसे बड़ा मुद्दा प्रदूषण का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और रोजगार तो सर्वत्र है ही। सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में हर तरह के वादे कर रही हैं, लेकिन
केजरीवाल ने पिछले जो चुनाव जीते थे उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, और निःशुल्क बिजली और पानी देने के जो वादे किए थे उसको उन्होंने पूरा किया। एक नया ट्रेंड आया है, और वो है यह कि पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा के जो चुनाव हुए उनको देखते हुए ये लगा कि महिलाएं चुनाव में बहुत निर्णायक भूमिका अदा कर रही हैं। मध्य प्रदेश से महिलाओं की जो भूमिका शुरू हुई वह महाराष्ट्र, हरियाणा आदि में भी देखी गई, और उसी जो रास्ता भाजपा ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना शुरू करके किया था, उसी लाइन पर ये अधिकांश राज्यों में बातचीत हो रही है और वादे किए जा रहे हैं। कोई पार्टी महिलाओं को नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि दिल्ली में ही 45% महिला मतदाता है। वो जिधर मुड़ जाएंगी उधर उस पार्टी की जीत निश्चित होगी। चुनाव प्रचार शुरू होते ही केजरीवाल जी ने महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने की घोषणा की। भाजपा भी पीछे नहीं, उसने 400 रुपए और बढ़ा दिए। उसने कहा हम 2500 दें। इस तरह देखें तो मतदाताओं में जो महिलाओं की संख्या है उसको देखते हुए सभी लोग इनको लुभाने की कोशिश में है। दूसरा एक जो मुख्य मुद्दा और आता है वो शिक्षा और स्वास्थ्य का है। केजरीवाल जी ने मोहल्ला चिकित्सालय की जो शुरू की थी योजना, वह बहुत अच्छी योजना थी, और यदि वह सही ढंग से चलती तो उसके बहुत लाभ मिलते लोगों को। लेकिन बाद में जो रिपोर्ट्स आई उनसे ये लगा कि ये ठीक से काम नहीं कर रही। शिक्षा में भी शुरू में ठीक ठाक काम हुआ, लेकिन बाद में रिपोर्ट सही नहीं आने लगी। दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के रूप में एक उभरते हुए नेतृत्व को देखा और उनसे बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन अब लगता है कि लोगों के मोह भंग हो रहा है धीरे धीरे, और देखना होगा कि कल वो किसे अपना नेता चुनते हैं। जी, अब हम चलते हैं शिवाजी सरकार जी के पास। तो सर, इससे पहले दिल्ली के दो विधानसभा चुनाव और इस चुनाव में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहे हैं उस हिसाब से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जैसे इससे पहले दो इलेक्शन रहे, वन साइडेड लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी को नहीं मिलने जा रहा है। तो उस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि केजरीवाल जी ने या फिर जो अभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, तो एग्जिस्टिंग सीएम जैसे आतिशी है, तो इन्होंने क्या गलतियां ऐसी करी है जो पब्लिक सेंटीमेंट उनके अगेंस्ट हो गई है? केजरीवाल जी की एक गलती है खास। वो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे, लोगों के दिल को छू रहे थे, और दिल्ली के बाहर के लोग, यूपी और हरियाणा के लोग भी, जो उनके दिल्ली के डिस्पेंसरीज है वहां जाके अपने इलाज कराते थे और वहां से दवा भी ले जाते थे। शिक्षा का जो मामला है, दिल्ली के जो स्कूल थे उन्होंने उसमें वाकई सुधार की, करने की कोशिश की और अच्छा किया काफी। पर यही उनकी गड़बड़ी भी हो गई। गड़बड़ी ये हो गई कि उनके विरोध में जो पार्टी है वो केंद्र में भी है, और केंद्र में रहते ही उन्होंने उपराज्यपाल के जरिए और तरह तरह के तरीके से उन्होंने उनको काम करने नहीं दिया। और आज जो कह रहे हैं, एमसीडी में भी उन्होंने काम करने की कोशिश की उनके लोगों ने, पर वहां भी तरह तरह के अड़ंगे लगाए गए।
अब मुझे नहीं मालूम दिल्ली की जनता इसको समझती है कि नहीं, पर मैं समझता हूँ काफी हद तक समझती है। और केजरीवाल जी भी बार बार जो है इन बातों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको काम करने नहीं दिया गया। ये उनकी वाकई उनके लिए एक परेशानी का सबब रहा। और आप जो कह रहे हैं अगर कुछ एंटी इनकम्बेंसी है, उसकी खास वजह ये है, जो दिल्ली में पिछले कई सालों से एमसीडी गड़बड़ करके गई है, उसको सुधारने के लिए पैसे चाहिए, उसको सुधारने के लिए जो एफर्ट्स चाहिए, उसमें अगर हर चीज में आप अड़ंगा डालेंगे तो फिर दिल्ली के स्टेट बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो दिल्ली का स्टेट अगर इंफ्रेक्चुअस हो रहा है तो वो इन वजह से हो रहा है कि इंटरवेंशन बाहर से बहुत ज्यादा हो रहा है। और राजनीतिक रूप से प्रचार किया जा रहा है कि उन्होंने शराब घोटाला किया, पर शराब घोटाला तो किया, ठीक है, कर लिया, पर उसके जो एविडेंसेस है उसका पता नहीं। पर ये लोग जेल जरूर हो आए बड़े साहब, कोई आप पार्टी के लोग। मैं समझता हूं ये जनतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। अगर यही काम हर पार्टी करे तो हिंदुस्तान जो विकसित भारत की बात करे, विकास तो छोड़िए, हिंदुस्तान कोई प्रगति भी नहीं कर पाएगी। तो हमें पॉलिटिकली एक मैच्योर पार्टी चाहिए जो इन चीजों को संभाले। अब दिल्ली की जनता के पास इस वक्त, देखिए इस वक्त एक चीज और हुई है, बीजेपी बहुत जोरों से कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से वो दिल्ली पर काबिज हो जाए। और उसके लिए तमाम तरह के जितने भी तरह के प्रचार कर सकती है वो करती है। जो आपने भी कहा कि केजरीवाल जी इनफेक्टिव है, तो उनके लिए पूरी तैयारी कर रही है। वो हर तरह से काम नहीं करने दे रही है, दिल्ली सरकार के पावर्स जो है उसको कम कर रही है। तो ये चीजें जो है जनतंत्र में नहीं चलेगा। दिल्ली हिंदुस्तान के कैपिटल है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। दिल्ली में अगर कोई सरकार दूसरी पार्टी की बनती है और उसको अगर इस तरह से काम करने नहीं दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ ये देश के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और एक बहुत ही खराब प्रेसिडेंट बन रहा है। ये आम बात है। अब जनता क्या करेगी ये तो जनता को देखना है। पर जनता एक चीज और समझ रही है, कांग्रेस जिस तरह से उभर कर आ रही है उसका क्या नतीजा होगा, क्योंकि बीजेपी उससे भी काफी परेशान है। कांग्रेस का बढ़ने का मतलब कांग्रेस जैसे भी उसको वोट मिलेंगे। और ये कहना कि वोट सिर्फ आपके काटेंगे और बीजेपी के नहीं काटेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो कांग्रेस का जो रोल है वो डेफिनेटली एक दूसरी तरह की परेशानी जो है बीजेपी के लिए क्रिएट कर रही है। और कांग्रेस ने भी, मैं समझता हूँ, कई चीजें जो है भाई कुछ गलतियां की है उन्होंने। खास करके अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में है या नहीं है, अब ये दो वही लोग जाने। उनको कम से कम अलका लांबा के लिए एक अलग जगह की कोशिश करनी चाहिए थी जहां से उसको खड़ा करते, जिससे अलका लांबा का लाभ जो है वो दिल्ली की सरकार जिसकी भी बने तो दिल्ली के लोग ले सके। और उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़ा किया, मुझे नहीं मालूम उसका क्या असर होना है। पर जहां तक मैं समझता हूँ उस एरिया में आपका जो इन्फ्लुएंस है वो काफी है, तो उसमें क्या होगा पता नहीं। और दूसरी चीज है, संदीप दीक्षित नई दिल्ली से अगर केजरीवाल को हरा देते हैं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि वो हरा देंगे, तो उसके बाद दिल्ली की राजनीति कैसी होगी, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, आप में से कौन होगा अगर आपकी मेजोरिटी आती है। क्योंकि अभी बीजेपी अभी तो ये भी मानती है कि जिस तरह से वो सारी चीजें उनके, अगर आप कहें जिसको एक नॉर्मली आजकल कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज, उस हिसाब से बीजेपी ये समझ गई है कि वो जितनी भी कभी कोशिश कर रही है, अच्छी कोशिश कर रही है, पर उसके बावजूद जो है वो आपके बराबरी पर शायद नहीं है। आप कहीं ना कहीं जो है एक टफ कंटेंडर है, ये तो सब मानते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और आम जनता भी शायद मानती है। अब कितने सीटें ले आएंगे, बीजेपी की सीटें कितनी बढ़ेंगी, ये तो कल के वोटर के बाद पता चलेगा। पर डेफिनेटली शायद हो सकता है कि इस बार आपकी सीटें कुछ कम हो,
पहले भी हम देख चुके हैं, 67 से 62 पे आ चुके थे। इस साल कुछ और की कम हो सकती है, अब कितनी कम होगी नहीं होगी। पर एक चीज हम लोगों ने जो देखा है पिछले कई चुनावों में, दिल्ली का लहर कुछ अलग ढंग से चल रहा है। अब पिछले, आज से नहीं, पिछले आप कह सकते हैं कि पिछले 20 एक साल से जो है, और वो लहर कैसे चलती है, चाहे कांग्रेस के फेवर में गई चाहे आपके फेवर में गई, ये कहना बड़ा लोगों को मुश्किल हो रहा है। तो आज ये बीजेपी के फेवर में जाएगी, बीजेपी का कहना है कि ये उनके फेवर में है, हो सकता है। तो अगर हो सकता है, और बीजेपी के कुछ अलग आपके इलेक्टोरल कोalition पार्टनर्स हैं, वो अगर वोटिंग के प्रोसेस को प्रभावित नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं बीजेपी के लिए इस वक्त जो है रास्ता उनका भी पूरा खुला हुआ नहीं है, खोलने की कोशिश वो जरूर कर रहे हैं। जी। आपको लगता है कि जो केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में से सत्ता में आने से पहले, बेसिकली पॉलिटिक्स में आने से पहले, जिस तरीके से प्रोमिसेस की थी, प्लस एंटी करप्शन का जो एक मूवमेंट था उसको लीड किया था उस टाइम, प्लस जितने भी लोग बेसिकली आज आपको केजरीवाल जी मंच साझा करते हुए मिलेंगे, उन सब के अगेंस्ट उन्होंने एक टाइम मीडिया में एविडेंसीज और वो सब चीजें दी थी, बट उन चीजों का पब्लिक पे कोई असर नहीं पड़ेगा इस चुनाव में? थोड़ा बहुत पड़ सकता है, पर बहुत ज्यादा पड़ेगा मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में दो तीन चीजें बहुत काम आती हैं। एक, अभी द्विवेदी जी ने कहा कि अच्छा स्कूल, अच्छी हेल्थ केयर, और उसके साथ जो है दिल्ली को पानी और बिजली जो फ्री में मिल रहा है, महिलाओं को बसेस की सुविधा जो मिल रही है, वो अपने आप में कोई कम नहीं है। लोगों को इससे बहुत लाभ होता है, मैं देख चुका हूँ। आपके खास करके अभी भी जो झुग्गी झोपड़ी वो बस्ती में रहते हैं, नाम अब जो भी हो गया हो, वहाँ के लोग जो है मेट्रो चढ़ नहीं पाते। उनका कहना है मेट्रो बहुत महंगा है, हम नहीं चढ़ पाते। वो या तो बस का पास लेते हैं, या महिलाएं होती हैं तो बस से ही आना जाना करती हैं। तो ये जो कुछ चीजें हैं, मैं समझता हूँ वो केजरीवाल के लिए एक बोनस है। और जो भी जितना भी कह ले, 2100 रुपए 2500 रुपए, कुछ कुछ भी कह ले, महिलाओं को जो अलग से दिया जा रहा है, कम से कम उन पर भी मैं समझता हूँ केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी में तो कमी नहीं आई है। जी। ओवरऑल इनकी परेशानियां जरूर है। इन सारी चीजों को देखते हुए, और कांग्रेस अगर आगे आ रही है और बीजेपी दमखम से लड़ रही है, और उसमें इलेक्शन कमीशन अगर ठीक ठाक काम कर लेती है तो बात अच्छी है। तो चुनाव अगर फेयर एंड फ्री होगा, तो उसमें क्या होगा ये देखने की जरूरत है। अभी कहना, अब कल के इलेक्शन से पहले आज कहना उचित भी नहीं है शायद। जी। तो हम विनोद सिंह जी के पास चलते हैं। तो सर, दिल्ली का जैसे बजट है, और बजट के अकॉर्डिंग हम देखें तो जो केजरीवाल जी बजट जो पेश करते हैं वो जनरली सरप्लस में होता है। मींस पूरी इंडिया का बजट लगभग डेफिसिट में रहता है, दिल्ली का बजट हमेशा सरप्लस में रहता है। एक तो उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्लस ये जो फ्री बीज की जो ट्रेंड तो इंडिया में पहले से रहा है, बट पिछले 10 साल से थोड़ा सा दिल्ली में आप देखें तो ज्यादा है। उसका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या है? क्योंकि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एनएसएसएफ के पास 10,000 करोड़ की एडिशनल फंड के लिए रिक्वेस्ट प्रोसेस की है। तो इन सब चीजों का आपको क्या लगता है, दिल्ली की इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल कंडीशंस पे क्या असर पड़ेगा? सर, आप म्यूट में। शुरू में उन्होंने जो लॉस दिखा रही थी, दिल्ली का जो बजट है उसको पॉजिटिव किया, और बोले भी कि हम आईआरएस ऑफिसर हैं और रहे हैं और रेवेन्यू के एक्सपर्ट हैं, तो हम दिल्ली में पैसे की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन अभी की जो हालत है उसमें पैसे की कमी है, आफ्टर कोरोना के बाद जो पोजीशन हुआ है, और केंद्र से पैसा मांगा है। आर्थिक रूप से बहुत संपन्न राज्य कहेंगे, ऐसा नहीं कह सकते दिल्ली को। और जो एजुकेशन में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, हेल्थ में किया था, वो काम किया था, वो अप्रिशिएबल है। और
वो दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण है। लेकिन वो जो पेस था, जो मोमेंटम था, वो नहीं रह पाया। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहेंगे कि दिल्ली को उन्होंने काफी समृद्ध नहीं किया, और जो पेस था शुरू में, वो अगर बाद में कायम रहता तो उसको जो दारू जो है, शराब जो है, एक ईमानदार आदमी की छवि को कहते हैं कि सुरा सुंदरी जो है, उसके चक्कर में वो जो भी रहा हो, बैड लक रहा उनके लिए। क्योंकि मैं तो औरों की तरह मैं भी सहानुभूति रखता था उनसे, क्योंकि वो एक एनजीओ चलाए और एनजीओ से उन्होंने जो है पावर लिया लोगों से। अन्ना जी सहमत नहीं थे, लेकिन हम लोग सहमत थे कि अगर पॉलिटिशियन का ही पैर पकड़ना हो कोई भी पब्लिक वर्क कराने के लिए, तो पब्लिक को यह हक है कि पॉलिटिशियन की जगह खुद आ जाए, अगर पॉलिटिशियन बात नहीं मानते हैं तो दिल्ली की हालत बहुत खराब थी, और प्रो पीपुल नहीं थी यहाँ की सरकार। 67% जो विधायक थे आम आदमी पार्टी के आने से पहले, वो ट्रेडर्स थे, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। यही कारण है कि उनकी जो साख है वो अभी भी नहीं बन रही है। और जैसा कि हमसे पहले पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि जो सस्पेंस है वो बरकरार है। सस्पेंस बरकरार रहने के बावजूद, सारे चोट खाने के बावजूद भी, केजरीवाल एक ताकत तो है ही, और वो कंपटीशन में रहेगा, चाहे फर्स्ट आए चाहे सेकंड आए। लेकिन जो टक्कर है वो उन्हीं से है। तो आम लोगों को जोड़ना था, उन्होंने जोड़ा, और एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था। बजट में भी किया, शिक्षा में भी किया, हेल्थ में किया, पानी में किया। हाँ, जो फ्रीबीज है, जैसे कि आपने कहा है, जो फ्रीबीज है, फ्री देना, उससे हम सहमत नहीं हैं। शायद अर्थव्यवस्था को वही बिगाड़ा। बिजली में जरूरी नहीं थी, बिजली में जो सब्सिडी थी वो केवल पुअर को थी। सब्सिडी है तो बियॉन्ड द बोर्ड जो है सबको देता है। 300 200 यूनिट तक अगर छूट है तो सबको मिलता है। अमेरिका में जो टैक्स पेयर को जो शिक्षा है, उसमें गवर्नमेंट चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, सबको रिफंड मिलता है। आप पब्लिक स्कूल में पढ़ाइए चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। अपने देश में सरकार टैक्स तो लेती है, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, उसको रिफंड नहीं मिलता है। उनसे शिक्षा खर्चा ले लिया जाता है और टैक्स भी ले लिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें थी जो केजरीवाल के आने से आशा की किरण देखी थी। उनका तो एक्सपेरिमेंट तो अभी भी सीखने लायक है। और बजट और बाकी चीजें सब अपनी जगह है। लेकिन हाँ, एक पॉइंट पर मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल निर्दोष तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट में जो उनका बेल का पिटीशन मूव हुआ, उसमें जो एविडेंस था उसको कोर्ट ने ध्यान देने लायक माना, उसने उसको फेक नहीं माना। तो जो मनीष सिसोदिया का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। तो गड़बड़ तो कुछ हुआ है, हम ये नहीं कहते कि वो बेईमान आदमी है, क्योंकि वो एक आशा की किरण, खास करके पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट में। और वो पहली बार था कि उन्होंने कहा कि हम एनार्किस्ट हैं। तो लोगों ने कहा कि एनार्किस्ट है, तो मैं ऐसे ही था पब्लिक प्लेस पर कहीं, तो हमने कहा कि महात्मा गांधी भी कहे थे कि हम एनार्किस्ट हैं। और एनार्किस्ट होना जो है गलत नहीं है। एनार्किस्ट होने का मतलब है कि जो प्रिवेलिंग थ्योरी है या वो है, उसमें व्यवस्था में विश्वास नहीं करना। तो केजरीवाल जी का अर्थव्यवस्था पर जो भी हो, अच्छा हो या बुरा असर पड़ा हो, लेकिन उन्होंने जो खर्चे हैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन दिया। और जैसा कि मैं कहा था कि जो कांग्रेस है या बीजेपी है, उसके जो ट्रेडर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है आम आदमी का, वो कम है, फैक्चुअली कम है। केजरीवाल का रिप्रेजेंटेशन सभी वर्गों का है। और देखें क्या होता है। मुझे लगता है कि बीजेपी और केजरीवाल में से कोई निकलेगा, अभी भी टक्कर में है। थैंक यू। सर, दिल्ली दिल्ली इकोनॉमी आपको क्या लगता है? ये जो इलेक्शन है, एक सेंसिटिव बेस्ड है या फिर वेल इकोनॉमी बेस्ड है? क्योंकि अगर हम देखें 10 साल में जो दिल्ली बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड बेसिकली, और डीटीसी, इसके लॉस ऑलमोस्ट 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हो चुके हैं।
सिमिलरली आप अगर देखिए, दिल्ली की इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसकी देखें, प्राइवेट कंपनीज को ड्यूज जो है इनके आज भी क्लियर नहीं हुए हैं, उनका अलग इशू चल रहा है। सिमिलर इशू हिमाचल प्रदेश का था जिसके अगेंस्ट फिर कोर्ट का जजमेंट आया था। तो इकोनॉमी के लिहाज से क्या ये जो सरप्लस दिखा रहे हैं, ये फंड को बेसिकली यूज नहीं कर रहे हैं, ड्यू को कैरी ओवर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, सो दैट इनकी जो दिल्ली का बजट है वो सरप्लस में दिखे, लेकिन उसी के पार्ट में एक्सपेंडिचर जो है डेफर करते रहे। क्योंकि सेम ट्रेंड मनमोहन सिंह सरकार ने उठाया था जब ईरान से इन्होंने ऑयल इंपोर्ट किया था। तो हम्म, उन्होंने बिलियन और डॉलर्स के जो ड्यूज थे वो इन्होंने 10 साल के लिए डेफर कर दिए थे। जो मोदी सरकार जब 2014 में आई थी उन्होंने उसको रीपे किया था। तो आपको क्या लगता है दिल्ली की इकोनॉमी जो है बेसिकली पीपल सेंसिटिव बेस ज्यादा है, या वेल मैनेज्ड इकोनॉमी है जिसके कारण वो सरप्लस है? देखिए, वेल मैनेज तो नहीं कह सकते, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर है दिल्ली का जो इकोनॉमी है। और जो इनकम टैक्स में जो हिस्सा मिलता है, वो जो दिल्ली में टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स का रिवाज है कि जिस स्टेट में लोग टैक्स पे करता है उसी स्टेट को वो पैसा मिल जाता है। तो उस हिसाब से भी बहुत पैसा मिलता है। और ये सरकारी विभाग में, मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ, कि ये तो बदमाशी है पुराना कि किसी बहाना लगा के पेमेंट मत करो और इधर पॉजिटिव दिखा दो। तो ये जो पॉजिटिव दिखाना है, और बिजली में पानी पानी में बिजली का यूजलेस सब्सिडी जो है वो किया, क्योंकि मिसयूज भी होता है उसको। उसको सस्ता कर देते, उसका 2 गुना 3 गुना दाम कम कर देते, लेकिन कुछ ना कुछ तो बिल लगना चाहिए था। तो बिजली में पानी की हालत, जो सप्लाई है, खास करके स्लम एरिया में बहुत ही सुधार हुआ। उसकी जो सप्लाई है वो बेटर हुई, अप्रिशिएबल था वो। लेकिन जो जल की गुणवत्ता है, पानी में जो जो विजातीय तत्व है, उसकी कमी है। अपना पानी उतना क्लीन नहीं है दिल्ली का। वहीं सिंगापुर चले जाइए तो आप नल का पानी पी सकते हैं, होटल के नल का कहीं का भी पानी पी सकते हैं। और जबकि वो रिसाइकिल करता है। अपने यहाँ तो यमुना का पानी आता है, गंगा का पानी आता है, इसके बाद भी उस पानी को अगर फिल्टर नहीं कीजिए तो टाइफाइड होगा, बहुत तरह की बीमारियां होगी। तो कुल मिलाकर के इकोनॉमी तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वेल मैनेज नहीं कहना चाहिए। और जो घाटा दिखाना है, वो मतलब फायदा दिखाना है, वो मैन क्रिएटेड होता है। एक ईमानदार जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको भी पैसे नहीं देते हैं, ये लोग डिले करते हैं, बाद में कोर्ट में जाता है, फिर पैसे मिलता है। तो तो बिजली बिजली का जो समझ है बिजली वाले विभाग में या और वाले में, केवल उसी से लॉस नहीं होगा, लॉस के बहुत सारे कारण हैं। और अ, उसमें शराब वाला पोजीशन है। कहते हैं कि केजरीवाल जी ने कोशिश की कि जो शराब की बिक्री होगी उससे रेवेन्यू बढ़ेगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, लेकिन कुछ और ही हो जाना था। अब गलत सही ये हम कह नहीं सकते, क्योंकि मामला कोर्ट में है। कोर्ट बिल्कुल क्लीन भी छोड़ सकती है। तो सर बट उसमें और अगर रेवेन्यू जो चार्जशीट फाइल हुई है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट की लिकर से रेवेन्यू तो कम हो गई। क्वांटिटी बिल्कुल वॉल्यूमेट्रिक अगर देखें, जो दिल्ली की पहले की लिकर पॉलिसी थी, एक्साइज पॉलिसी, वो क्वांटिटी बेस्ड ड्रिवन थी, तो जिसको इन्होंने लिमिट कर दी। तो अगर मॉनेटरी टर्म में रेवेन्यू सेंस में देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू कम हो गई पहले के कंपैरिजन में। अपनी रेवेन्यू कम हो गई। जी। जो दिल्ली से जो प्रोडक्शन से जो टैक्स आता था, जो स्टेट टैक्स है, जी। उससे रेवेन्यू कम। तो ये मतलब ठीक बात नहीं है। और उनका जो हेल्थ का मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल का या स्कूल का, वो सब अच्छा रहा। पहली बार शिक्षा में 10% खर्च हुआ, जो एक डेवलपिंग नेशन में होना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मैनेज ठीक से नहीं रहा। रॉकेट तो उड़ी, लेकिन फिजल आउट हो गया, मतलब वो रॉकेट बैलेंस नहीं रख पाया। जी। तो जो भी, यही आंसर है मेरा। तो हम रामधनी सर के पास चलते हैं। तो सर दिल्ली इलेक्शन के लिए बेसिकली जिस हिसाब से केजरीवाल जी कैंपेन कर रहे हैं, आपको पहली चीज मैं आपसे चाहता हूँ कि दिल्ली में आपको क्या लगता है बीजेपी की कोई फेस पिछले 10 साल में आज तक बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग फेस नहीं दे पाया, तो जिसका क्या लीवरेज केजरीवाल को मिलते हैं इलेक्शन में? और दूसरी चीज, जिस हिसाब से स्कूल्स और इन चीजों की मार्केटिंग भी हुई है, प्लस जिस हिसाब से काम किया है, बट
पीछे कुछ आरटीआईज भी आई थी जिसके ऊपर फिर विपक्षी एलिगेशंस भी लगाते हैं कि नंबर ऑफ स्कूल तो इन्होंने बढ़ाए नहीं। तो जो पुराने एग्जिस्टिंग स्कूल थे उसमें कुछ रेनोवेशंस और वो सब चीज करनी है, बट नंबर ऑफ स्कूल इतने नहीं बढ़े 10 सालों में। जी, आपकी बात सही है। फेस का न होना एक माइनस पॉइंट हो सकता है भाजपा के लिए, क्योंकि अभी तक की एक नीति रही है कि अ, इन्होंने विधानसभा के चुनाव में कम फेस ही बताया कि हमारा अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अरविंद केजरीवाल को इसका लाभ मिलता है हर बार, क्योंकि वही चीफ मिनिस्टर होते हैं। हालांकि वो डिफैक्टो तो सिसोदिया जी देखते सुनते हैं। अब कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जब तक इनका फैसला नहीं होता ये किसी फाइल को नहीं देखेंगे, उस पर दस्तखत नहीं करेंगे। सलाह के रूप में सलाह तो दे ही सकते हैं। तो अब इसमें आतिशी मुख्यमंत्री हैं, अगला कौन होगा यह भी तो नहीं इनको क्लियर है। आतिशी ही होंगे कि या किसी दूसरे को रखेंगे। जो इनके सीनियर नेता हैं वो सब, सिसोदिया जी हुए, केजरीवाल जी हुए, ये लोग तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि कोर्ट ऐसा देख रहा है। भाजपा के पास भी कोई चेहरा नहीं। एक बार चेहरा इन्होंने सामने रखा लेकिन उसका लाभ नहीं हुआ। तो ये माइनस पॉइंट दोनों के साथ है। आप वाले भी सोच रहे हैं कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसमें भी मान लीजिए कि सपोज कि इनको अच्छी सीटें मिल जाती हैं तो उसमें भी मारी मारा की संभावना हो सकती है। दूसरी बात है शिक्षा वाली। तो शिक्षा में प्रयोग तो हुए, लेकिन आप गौर से देखें कि दिल्ली के जितने स्कूल हैं क्या सभी में वह इम्प्रूवमेंट हुआ? कुछ सिलेक्टेड स्कूल को चुन करके और उसकी जो कंडीशंस थी बेहतर करके वहाँ अच्छी शिक्षा दे करके उसको बढ़िया मॉडल के रूप में पेश किया गया। उसकी चर्चा हुई, विदेशों में भी चर्चा हुई, और यही हालत उनका मोहल्ला क्लिनिक का लेकर के रहा। लेकिन यदि ये लाभ, दोनों लाभ देखिए, बेसिक चीजें हैं कि यदि किसी परिवार को बीमारी, हारा बीमारी में इलाज मिल जाता है मुफ्त या सस्ता, और उसके बच्चे सस्ता और अच्छी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बनिस्पत के कि बिजली या पानी का बिल फ्री करना। ये बेसिक चीजें हैं जो सबको मिलनी चाहिए। आज पढ़ाई बहुत महंगी है और चिकित्सा बहुत महंगी है। भगवान न करे कोई बीमार हो जाए तो सामान्य बुखार में यदि आप प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएं तो 1000 रुपए, 500 से नीचे किसी की फीस नहीं है। 10-20 जांच करा देगा और 1000-2000 की दवा दे देगा। अब सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता, इसको अफोर्ड कर सकता। पढ़ाई की भी वही हालत है। प्राइवेट स्कूलों की फीस देख लीजिए, सरकारी। तो यदि ये दोनों चीजें अच्छी कोई भी सरकार कर देगी, आम आदमी पार्टी को इसका फायदा हुआ। उन्होंने स्कूलों की शुरू में स्कूलों की स्थिति अच्छी की, वो रिजल्ट आए, उसके प्रचार हुआ, खबरें छपी, इंटरव्यूज लिए गए, विदेशी लोग आकर के देखने गए कि क्या सिस्टम किया इन्होंने दोनों का। और दोनों वह कंटिन्यूएशन नहीं बन पाया, वो रहा नहीं, उनकी निरंतरता जो होनी चाहिए नहीं रही। और इसका लोगों को एक मलाल भी है कि अच्छी शुरुआत हुई और वह चल नहीं पाई। तो आप कोई काम करते हैं, सस्टेन नहीं होती। जो ग्रोथ है या विकास है वो आजकल सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की जाती है, जो लगातार होता रहे। इस बार ये उनके माइनस पॉइंट। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी इस चीज को खूब समझ रहे हैं। अभी आज ही वो चुनाव आयोग से मिले और उन्होंने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी वो ईवीएम में गड़बड़ी करके 10% वोट को डिस्टर्ब कर सकती है। एक चीज आप जानिए कि स्कूलों में वो बच्चे शिकायत करते हैं जो कमजोर होते हैं। कहीं किसी ने उसको बुलिंग कर दिया, कुछ डांट दिया, तो टीचर शिकायत करते हैं। केजरीवाल या कोई भी पार्टी जब इस तरह से शिकायत करती है तो मान के चलिए उनके अंदर कहीं न कोई भय पैदा हुआ है कि
ये ईवीएम, भाई इसी ईवीएम से तो 2 बार जीत रहे हैं ना। आज ईवीएम पर वो शिकायत कर रहे हैं। ईवीएम की शिकायत हर हारने वाली पार्टी करती है। आज वो चुनाव आयोग से मिले भी, आयोग से उन्होंने शिकायत भी की इस चीज की। तो यह उनको आभास, मुझको लगता है कि अंदर अंदर कहीं हो रहा है कि वो इस बार बहुत आसानी से गाड़ी पार होने वाली नहीं। अब जी। तो कल और कई 8 तक का इंतजार हम लोगों को करना ये चाहिए। उनका डर इसलिए हो सकता है क्योंकि जो सर्वेज आ रहे हैं, सर्वेज के अकॉर्डिंग जो इनका कहना है कि कांग्रेस लगभग 10% से थोड़ा सा ऊपर वोट शेयर ले जाएगी। मे बी वो एक फैक्टर हाँ, है उनके डर का एक कारण। अब कांग्रेस कांग्रेस कुछ करेगी। हालांकि कांग्रेस तो इस बार थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में थोड़ा बेटर किया उसने, लेकिन यहाँ कितना कर पाई, क्योंकि अ, कांग्रेस तो कभी यहाँ फिलहाल अभी तुरंत सरकार बनाने की स्थिति में आती तो नहीं दिखती। जी। आती तो आम आदमी पार्टी या भाजपा है, और भाजपा को लेकर के इस बार ज्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है। और लोगों के रिएक्शन भी ऐसे हैं कि अब केजरीवाल जी 3 बार हो चुके, अब ये जाएं और देखें। भाजपा कहती है भाई डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी हम रहेंगे, प्रदेश में भी रहेंगे, तो हम ग्रोथ या डेवलपमेंट अच्छा करेंगे। तो जी। उसको देने का कुछ ऐसा, जो हम लोग ऑटो वाले, इनके देखिए केजरीवाल जी के 2 सबसे बड़े वोटर हैं ऑटो वाले, झुग्गी झोपड़ियों के लोग, मिडिल क्लास, ये मान के चलिए। जी। और अ- अब ये जो ऑटो वाले हैं, वो भी असंतुष्ट हैं। जो उम्मीद किए थे इनसे कि ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब नहीं हो पाया। झुग्गी झोपड़ियों की, अब जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियों में ये भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो उनको कहीं कहीं से लग रहा है कि ये जो वोटर हैं कहीं हिल रहे हैं। अभी कल परसों एक कोई वीडियो आया था जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ये सरकार जब बन जाएगी तो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ दी जाएंगी, जमीन आप पे कब्जा कर लेगी। अब देखिए उन्हीं झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भाजपा कह रही कि हम पक्का मकान देंगे आपको, झुग्गी झोपड़ी में नहीं जी। रहने देंगे, आपकी स्थिति को सुधारेंगे। तो तो और महिलाओं की बात हम लोगों ने करी ली, महिलाओं पर उनका फोकस सही है। ये तीन, मिडिल क्लास को तो बजट में दे ही दिया। नया वेतन आयोग गठित हो गया है, जो नौकरी पेशा है। अभी तक जो मिडिल क्लास था ये आम आदमी पार्टी के साथ था। इस बार कुछ गड़बड़ होने के संकेत दिख रहे हैं, और यदि उस गड़बड़ी ज्यादा हो जाती है तो जी। बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगी आम आदमी पार्टी। जी शिवाजी सर, तो आपको लगता है कि जो एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा था कि जो बीजेपी की सीएम कैंडिडेट है नुपुर शर्मा होती तो मे बी कुछ परसेंट का इम्पैक्ट पड़ता। प्लस जिस तरीके से केजरीवाल इंडी अलायंस से अलग जा रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा दिल्ली इलेक्शन में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के अगर आपके सीएम कैंडिडेट बीजेपी के, उनका कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव लोगों से नहीं है। और इसलिए आप जो बात आप कर रहे हैं कि उनका इम्पैक्ट होगा, मुझे लगता है कि किसी किसी पॉकेट्स में हो सकता है। बीजेपी के जो है ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ कुछ अच्छे नेताओं को, पुराने नेताओं को, उन्होंने जिनको बहुत दिनों से तवज्जो नहीं दी थी या कोल्ड स्टोरेज में रखा था, उनको निकाल के लाए हैं और उन्होंने उनको सामने रखा है। पर बीजेपी के साथ वो बात नहीं है कि डायरेक्टली उनका जो भी सीएम कैंडिडेट हो वो वोट बटोर सके बीजेपी के लिए।